हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ और होप सो आप भी अच्छे होंगे। तो अब हम चलते हैं हमारे लास्ट लो खत्म ही होने वाला वन डे रिविजनरी में। तो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फेमा, जिसके बच्चों के काफी मैसेजेस आ रहे थे कि मैम फेमा करवा दीजिए, फेमा करवा दीजिए। तो मैं आपको फेमा करवाने वाली हूँ। इसके बाद हम सिक्योरिटी लो का सैबी करेंगे और एट लास्ट मैं आपको आईबीसी की क्लास प्रोवाइड करूंगी। तो चलते हम फेमा की तरफ। फेमा चैप्टर वैसे तो बच्चे छोटा है भी इजी, इतना कुछ नहीं है क्योंकि इसके दो ही सेक्शंस में से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं पेपर में। बट इसमें प्रॉब्लम क्या है कि जो हमारी अमेंडमेंट आई थी, मतलब 3 नए टॉपिक इंट्रोड्यूस हुए थे, उसका ओवरबर्डन रहता है बच्चे को, क्योंकि वो चैप्टर बहुत लेंथी हो जाता है अगर हम उनको देखें तो उस कंसर्न में मैं आपको बताने वाली हूँ इसके बारे में, फेमा के बारे में। तो ये क्या है हमारा, देखिए सबसे पहले डेफिनेशन अंडर फेम एक्ट। अथोराइज्ड पर्सन, अथोराइज्ड पर्सन क्या, अथोराइज्ड डीलर, मनी चेंजर, ऑफशोर बैंकिंग यूनिट, मतलब जो मनी मनी एक्सचेंज का काम करता है। मान लीजिए आज मेरे पास डॉलर है और मुझे उसे रुपीज में चेंज करवाना है, तो मैं अथोराइज डीलर के पास जाऊंगी। जिसके पास आरबीआई का लाइसेंस होगा उसे कहेंगे हम अथोराइज्ड डीलर। नेक्स्ट उसके बाद रिपेट्रिएशन टू इंडिया, मतलब कि पैसा इंडिया में आ गया है, जो पैसा है जो हमने फॉरेन से रिपेट्रिएट करना है इंडिया में, वो कब माना जाएगा आ गया है, या तो हमारे फॉरेन एक्सचेंज अकाउंट में आ जाए, या हम अथोराइज पर्सन से उसे एक्सचेंज करवा लें, या फिर एट लास्ट इन्होंने क्या बोला कि हमने अपनी बाहर की डेट लाइबिलिटी डिस्चार्ज कर दिया है। कि जैसे मैंने फॉरेन से लोन ले रखा था और मुझे फॉरेन से ही पैसा आना था, तो मैंने उन्हें बोला कि मेरे लोन को आप पे कर दीजिए, तो माना जाएगा वो पैसा इंडिया में आ चुका है। ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद पीआरआई और पीआरओआई की डेफिनेशन। पीआरओआई, पीआरआई और पीआरओआई की डेफिनेशन। पीआरआई क्या होता है बच्चे, मोर देन 182 डेज जो इंडिया में रहा हो इन प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। हमारे वहां पे रेजिडेंट डायरेक्टर क्या था, करंट फाइनेंशियल ईयर, पर यहाँ पे क्या प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर कोई 182 डेज उससे ज्यादा रहा है इंडिया में, तो उसको हम क्या कह देंगे, पीआरआई। फिर उसके बाद इन्होंने बोला जो इंडिया में आया है 3 पर्पज से, एक तो एम्प्लॉयमेंट के पर्पज से, एक बिजनेस कैरी करने के पर्पज से, एक अनसर्टेन पीरियड के लिए रहने के लिए, मतलब कि मान लीजिए उसकी कोई सर्टेनिटी नहीं है कि वो इतने टाइम के लिए इंडिया में रहेगा, अनसर्टेन पीरियड के लिए इंडिया में स्टे कर रहा है, तो हम उसे क्या कहेंगे, पीआरआई। और मान लीजिए यहाँ के कोई बाहर ऑफिस खोला है, मतलब आउटसाइड इंडिया, पर यहाँ का बंदा उसे कंट्रोल रेगुलेट कर रहा है, तो उस ब्रांच को भी पीआरआई कंसीडर किया जाएगा। और मान लीजिए इंडिया में कोई ब्रांच है और बाहर का बंदा उसे कंट्रोल और ऑन कर रहा है, तो उस ब्रांच को भी पीआरआई कंसीडर किया जाएगा। मतलब ऐसी ऑफिस, ब्रांच, एजेंसी जिसका कंट्रोल या तो इंडिया से हो रहा है या बाहर से हो रहा है और वो सिचुएटेड अपोजिट साइड्स हैं, तो उनको भी पीआरआई ही कंसीडर किया जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद देखिए पीआरओआई इसके अपोजिट ही, कि हम बाहर गए हैं 3 पर्पज से, एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस के पर्पज से या अनसर्टेन पीरियड के लिए, तो उसे कह देंगे पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया। नेक्स्ट उसके बाद करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन और कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। आप कैपिटल समझ लीजिए, करंट आपको अपने आप आ जाएंगे, क्योंकि करंट की डेफिनेशन क्या है, विच आर नॉट कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। तो करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन क्या है, यहाँ के बंदे की बाहर की असेट्स लाइबिलिटी में कोई चेंज होता है तो उसे कहते हैं कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। जैसे मैं हूं और मेरा कोई बाहर बिजनेस चल रहा है या फिर मेरा कोई बाहर अकाउंट है, तो मेरी बाहर की, आउटसाइड इंडिया की असेट्स लाइबिलिटी में चेंज होगा, क्योंकि मैं पीआरआई हूं, तो मेरे लिए बाहर की असेट्स लाइबिलिटी में चेंज होगा, तो उसे कहेंगे कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। और अगर बाहर के बंदे की यहाँ की इंडिया की असेट्स लाइबिलिटी में चेंज होगा, तो उसे क्या कहेंगे, हम क्या बोलेंगे कि कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन हुई है, क्योंकि बाहर के बंदे की इंडिया की एसेट्स लायबिलिटी में चेंज हुआ है। ठीक है। तो और इसके अलावा अगर जो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन नहीं है, तो उसे क्या बोला जाएगा, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट उसके बाद अब आ जाते हैं सेक्शंस पे। ये थी हमारी डेफिनेशंस। 3 बोलता है डीलिंग, 4 बोलता है होल्डिंग। 3 क्या कहता है, डीलिंग कब माना जाएगा, मतलब फेमा कब ट्रिगर होगा। तो नॉर्मल सी बात है बच्चे, फेमा कब ट्रिगर होगा, बाहर का बंदा यहाँ पे कोई डीलिंग करता है, यहाँ का बंदा बाहर करता है, मतलब पीआरआई की पीआरओआई से, पीआरओआई की पीआरआई से, पीआरआई की पीआरआई से, पर जो प्रॉपर्टी है वो बाहर सिचुएटेड है, पीआरआई की पीआरआई से, बट अथोराइज पर्सन के थ्रू हो रही है, मतलब उसमें फॉरेन एक्सचेंज इन्वॉल्व है। तो इन केसेस में इन्होंने कहा है कि वहां माना जाएगा डीलिंग इन फेमा एक्ट हुआ है। होल्डिंग क्या है कि हम फॉरेन करेंसी होल्ड करके नहीं रख सकते, पर एक सेक्शन 9 हम आगे देखेंगे जो बोलता है कि फॉरेन करेंसी हम इतनी इतनी होल्ड करके रख सकते हैं।
सेक्शन 5 है हमारा करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन, सेक्शन 6 है कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। सेक्शन 5 इज द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट सेक्शन, आप मार्क कर लीजिए। अगर आपको फेमा के क्वेश्चन मिलते हैं, 100 क्वेश्चन है, तो उसमें से 70 क्वेश्चन इसी पे होंगे। मतलब करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन तो इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सेक्शन है इस चैप्टर का। करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन 3 शेड्यूल में डिवाइड है, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3। शेड्यूल 1 क्या बोलता है, प्रोहिबिटेड ट्रांजैक्शन, शेड्यूल 2 परमिसिबल, शेड्यूल 3 परमिसिबल बाय आरबीआई। पहला तो प्रोहिबिटेड, मतलब ये कर ही नहीं सकते, किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है, तो एक्टिव बोल रहा है, आप कर ही नहीं सकते ट्रांजैक्शन। कौन कौन से बच्चे, अगर लॉटरी विनिंग से सबमिट कर रहे हैं, इनकम है रेसिंग राइडिंग हॉर्सेस से, फिर उसके बाद परचेज ऑफ लॉटरी टिकट, बैंड मैगजीन, स्वीप स्टॉक्स, वही होता है गैम्बलिंग वगैरह। नेक्स्ट उसके बाद कमीशन है एक्सपोर्ट पे, पर टी टोबैको पे 10% अलाउ है, ध्यान रखना ये ना। नेक्स्ट उसके बाद इन्होंने बोला कि डिविडेंड वगैरह मिल रहा है, कॉलबैक सर्विसेज हैं या इंटरेस्ट डिविडेंड की पेमेंट्स है, तो ये आप क्या है कि ये सर्विसेज मतलब ये पैसा आप रेमिट नहीं कर सकते, ये प्रोहिबिटेड ट्रांजैक्शंस है अंडर करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन शेड्यूल 1। तो इसका नाम आपको कहीं भी मिल जाए इन ट्रांजैक्शंस का पेपर में, तो आपने ये लिखना दीज आर द प्रोहिबिटेड ट्रांजैक्शंस अंडर शेड्यूल 1 ऑफ सेक्शन 5 ऑफ करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस। नेक्स्ट उसके बाद आता है शेड्यूल 2 जो बोलता है सीजी की परमिशन से हो सकती है ट्रांजैक्शन। तो कौन कौन सी है, कल्चरल टूर, एडवर्टीजमेंट अदर देन टूरिज्म, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, पीएसयू फ्रेट ऑफ वेसल कर रहा है, पीएसयू ओशियन के थ्रू इंपोर्ट कर रहा है। नेक्स्ट उसके बाद एजेंट वगैरह अपन ने क्या है कि वो मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट लिए हैं एजेंट से, टीवी चैनल और इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड, इंटरनेट सर्विसेज ले रहे हैं। स्पॉन्सरशिप की एक्टिविटीज पर उन्होंने बोला $1 लाख से ऊपर की है तब सीजी की परमिशन की जरूरत है, और मेंबरशिप ऑफ पीआई क्लब। तो ये सारी क्या है इन्होंने कि ये सारी ट्रांजैक्शंस तभी हो सकती है जब आप सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लोगे, मतलब हो सकती हैं पर सीजी की परमिशन के साथ। नेक्स्ट उसके बाद शेड्यूल 3 इज आरबीआई की परमिशन। ये 2 पार्ट्स में डिवाइड है, वन इज फॉर इंडिविजुअल, अदर इज अदर देन इंडिविजुअल। फॉर इंडिविजुअल इन्होंने क्या कहा कि 2.5 लाख पर फाइनेंशियल ईयर अलाउ है, मतलब कि अगर मैं कोई ट्रांजेक्शन करना चाहती हूँ इंडिया के बाहर, कोई पैसा भेजना चाहती हूँ, मतलब कि स्पेंड करना चाहती हूँ, तो कितना अलाउ है, 2.5 लाख पर फाइनेंशियल ईयर। आपको किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है, आप कीजिए 2.5 लाख पर फाइनेंशियल ईयर। पर इन्होंने बोला कि 2.5 लाख पर फाइनेंशियल ईयर से ऊपर जैसे ही आप स्पेंड करेंगे तो आपको आरबीआई की परमिशन लेनी पड़ेगी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। फिर उसके बाद नेक्स्ट इन्होंने क्या कहा कि 3 केसेस में जो एलआरएस स्कीम थी, लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम, उसके अंदर बोला कि भाई इन तीन जगह आपको जरूरत नहीं है, मतलब कि इन 3 जगह आप 2.5 लाख से ऊपर भी करेंगे तो चलेगा। कौन सी जगह थी, स्टडीज, इमिग्रेशन और मेडिकल। तो अगर आप एजुकेशन के लिए जा रहे हैं, मेडिकल के लिए जा रहे हैं, या फिर इमिग्रेशन मतलब इंडिया हमेशा के लिए छोड़ के जा रहे हैं, तो उस केस में आप जितना मर्जी लेके जा सकते हैं, पर आपके पास उसकी रिसिप्ट होनी चाहिए। जैसे मैं एजुकेशन के लिए जा रही हूँ तो मेरे पास उसकी रिसिप्ट होनी चाहिए, तो मैं 2.5 लाख पर फाइनेंशियल ईयर से ऊपर भी स्पेंड कर सकती हूँ विदाउट द परमिशन ऑफ आरबीआई। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद अदर देन इंडिविजुअल के लिए 4 केसेस हैं। कौन कौन से 4 केसेस है बच्चे, फर्स्ट इज डोनेशन। इन्होंने क्या बोला कि अगर हम डोनेशन दे रहे हैं आर्टिफिशियल एजेंसी को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंडिया के बाहर, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को, तो हम कितना दे सकते हैं, कोई मतलब अदर देन इंडिविजुअल दे रही है डोनेशन, तो कितना दे सकती है बच्चे। तो इन्होंने कहा कितना डोनेशन दे सकते हैं, 1% ऑफ फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग फ्रॉम लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर और $50 लाख विच एवर इज लेस। कितना दे सकते हैं, 1% ऑफ लास्ट 3 ईयर की जितनी भी अर्निंग थी हमारी फॉरेन एक्सचेंज की, उसका 1% कर दीजिए, और $50 लाख विच एवर इज विच एवर इज लेस। उसके बाद जितने भी हैं वो विच एवर इज हायर है, मतलब 4 बताए हैं इन्होंने। फर्स्ट एजुकेशनल वाला पहले ही इतना हाई है $50 लाख, तो वो लेस है, और बाकी सारे क्या है, हायर। देखिए सेल ऑफ फ्लैट कर रहे हैं तो कमीशन कितना दे सकते हैं एजेंट को, तो इन्होंने बोला $25,000 और 5% ऑफ नेट सेल प्रोसीड्स का विच एवर इज हायर। नेक्स्ट उसके बाद अगर हम कंसल्टेंसी सर्विसेज ले रहे हैं, तो कंसल्टेंसी सर्विसेज इन्होंने बोला कि अगर वैसे $1 करोड़ तक अलाउ है, पर इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर कंसल्टेंसी ले रहे हैं तो $10 लाख तक अलाउ है। नेक्स्ट उसके बाद हम प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस कर रहे हैं, तो वो कितना अलाउ है, $1 लाख और 5% ऑफ इन्वेस्टमेंट, $1 लाख और 5% ऑफ इन्वेस्टमेंट विच एवर इज हायर। तो डोनेशन का विच एवर इज लेस है, बाकी 3 का विच एवर इज हायर। नेक्स्ट उसके बाद आता है हमारा
कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, ये क्या बोलते हैं, करंट अकाउंट होगी। कौन कौन सी थी बच्चे, फर्स्ट क्या थी हमारी, प्रोहिबिटेड, सेकंड क्या थी हमारी कि ये ट्रांजैक्शन सीजी की परमिशन से हो जाएगी, और थर्ड शेड्यूल 3 आरबीआई की परमिशन से, इंडिविजुअल अदर देन इंडिविजुअल, अदर देन इंडिविजुअल में 4 थी। इस पे केस बेस्ड सिनेरियो भी है हमारे एमसीक्यू की बुकलेट में, जिसमें कैलकुलेशंस करनी है आपको, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है और पेपर में भी मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन इसी में से आता है। नेक्स्ट चलते हैं कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, तो ये भी 3 पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट इज परमिसिबल, परमिसिबल मतलब कि ट्रांजैक्शंस बिना किसी परमिशन के आप कर सकते हो, एक्टिव परमिट करता है। तो 2 है, अमोर्टाइजेशन ऑफ लोन और डेप्रिसिएशन, मतलब आप डेप्रिसिएशन चार्ज कीजिए और लोन का अमोर्टाइजेशन कीजिए, आपको किसी की पूछने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है प्रोहिबिटेड ट्रांजैक्शन, यहाँ भी प्रोहिबिशन लगाई है PROI पे, कौन कौन सी बताएंगे अभी आपको। नेक्स्ट उसके बाद इन्होंने बोला कि परमिसिबल विद आरबीआई। अब आपको प्रोहिबिटेड ध्यान रखनी है, प्रोहिबिटेड के अलावा जितनी भी ट्रांजैक्शंस है सब परमिसिबल विद आरबीआई है। तो प्रोहिबिटेड कौन सी है, देखिए चिट फंड में, आप चिट फंड में इन्वेस्ट नहीं कर सकते यहाँ इंडिया में, करना चाहते हैं तो बैंकिंग चैनल के थ्रू कर सकते हैं, पर उससे कमाया हुआ पैसा फिर बाहर लेके नहीं जा सकते, आपको इंडिया में यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट उसके बाद निधि कंपनी में इन्वेस्ट, एग्रीकल्चर एक्टिविटी नहीं कर सकते, रियल एस्टेट एक्टिविटी नहीं कर सकते। रियल एस्टेट एक्टिविटी करना चाहें तो आप ब्रिज वगैरह बनवा सकते हैं इंडिया में, मतलब कि जो हमारे वो होते हैं टाउनशिप वगैरह वो बनवा सकते हैं, मतलब आप वेलफेयर करना चाहें तो कर सकते हैं, अलाउ है। नेक्स्ट उसके बाद TDR नहीं कर सकते, ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट, ये क्या होता है, ये हम जीएसटी में इन डीप पढ़ते हैं। ये क्या है, जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई लैंड है और मैंने किसी कॉन्ट्रैक्टर को बोला इस पे 5 फ्लैट बना दीजिए, तो मैं उसको पैसे नहीं दूंगी फ्लैट बनाने के, मैं उसको 5 में से 2 फ्लैट दे दूंगी, मतलब 2 फ्लैट की ओनरशिप दे दूंगी। तो विच इज ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट, आप डेवलप कीजिए, आपको कुछ राइट ट्रांसफर कर दिया जाएगा जो आपने डेवलप किया उसी में से, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद आता है हमारे पास सेक्शन 7। अभी तक हमने क्या किए, डेफिनेशंस की, 3 फॉर डीलिंग होल्डिंग, 5 6 करंट और कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। 7 8 9 है हमारे एक्सपोर्ट्स पे, एक्सपोर्ट। सेक्शन 7 कहता है एक्सपोर्ट करने से पहले डिक्लेरेशन फाइल करनी पड़ेगी अथोराइज्ड पर्सन को और आरबीआई को। अब डिक्लेरेशन फाइल कौन सी, जैसे कितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कितनी अमाउंट है, क्या एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कितने टाइम में पैसा आ जाएगा इंडिया में जो एक्सपोर्ट किया है, तो ये सब हमें बतानी पड़ती है, डिक्लेरेशन फाइल करनी पड़ती है। सॉफ्ट टैक्स और ईडीएफ में 2 तरह के फॉर्म्स में फाइल करनी पड़ती है। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, कब डिक्लेरेशन फाइल नहीं करनी, ट्रेड सैंपल है, पर्सनल इफेक्ट की चीज है, ध्यान रखेगा, मोस्ट इंपोर्टेंट। पूरे फेमा में 2 ही जगह रुपीज वर्ड यूज हुआ है, एक यहाँ पे एक मैं आगे बताऊंगी। गिफ्ट ₹5 लाख तक का है तो आपको डिक्लेरेशन देने की जरूरत नहीं है, रुपीज है यहाँ पे, गिफ्ट ₹5 लाख तक का है इन वैल्यू तो आपको डिक्लेरेशन नहीं देनी है। नेक्स्ट उसके बाद एयरक्राफ्ट रिपेयर के लिए आया है, फ्री ऑफ कॉस्ट री एक्सपोर्ट हुआ है, SCZ है, रिप्लेसमेंट है, टेस्टिंग है, डिफेक्टिव गुड्स है ये रिपेयर के लिए इंडिया में। तो ये क्या है, एक तरफ से एक्सपोर्ट नहीं है, ये री एक्सपोर्ट है, तो इस वजह से यहाँ पे डिक्लेरेशन बोला है नहीं देने की जरूरत। रिपेट्रिएशन इंडिया में कब कितने टाइम में हो जाना चाहिए पैसा, 9 महीने में, 9 महीने में इंडिया में पैसा आ जाना चाहिए बाहर से। वेयर हाउसिंग के केस में बोला 15 महीने के अंदर आ जाना चाहिए। एडवांस पेमेंट का केस है तो एक्सपोर्ट कितने टाइम में हो जाना चाहिए, विद इन 1 ईयर। बट अगर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ और लिखा है तो कॉन्ट्रैक्ट की चलेगी, मतलब कॉन्ट्रैक्ट ओवरराइड करेगा एक्ट को। बट अगर कॉन्ट्रैक्ट साइलेंट है तो विद इन 1 ईयर आप एक्सपोर्ट कर दोगे इन केस ऑफ एडवांस पेमेंट। नेक्स्ट उसके बाद चलिए बच्चे, सेक्शन 8 कहता है कि इंडिया में पैसा कब रियलाइज माना जाएगा, तो ये मैं आपको डेफिनेशन में करवा चुकी हूँ अभी, कि अगर हम अथोराइज पर्सन से एक्सचेंज करवा ले, फॉरेन एक्सचेंज अकाउंट में आ जाए हमारे, या फिर लास्ट हम डेट लाइबिलिटी डिस्चार्ज कर दे हमारी आउटसाइड इंडिया वाली। नेक्स्ट उसके बाद सरेंडर का कंसेप्ट, करेंसी कब सरेंडर करनी होती है। मान लीजिए मेरे पास डॉलर बचे हैं, मैं कहीं बाहर से आई हूँ इंडिया के बाहर से, तो मैं अब करेंसी कब तक सरेंडर करूंगी, कब तक सरेंडर करूंगी बच्चे, इन्होंने बोला कि फॉरेन एक्सचेंज कब सरेंडर करेंगे, विद इन अ पीरियड ऑफ 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन एंड परचेज। फिर उसके बाद नेक्स्ट उन्होंने बोला 90 डेज अगर नोट्स एंड कॉइन्स हैं, और अगर चेक्स है तो 180 डेज में। पर पीआरआई है तो उस केस में एक ही टाइम लिमिट है, 180 डेज के अंदर आप अनस्पेंड अमाउंट सरेंडर करेंगे अपना। नेक्स्ट उसके बाद सेक्शन 9 मैंने आपको बोला था 4 की एक्सेप्शन है। 4 कहता है आप होल्ड करके नहीं रख सकते फॉरेन करेंसी, 9 कहता है रख सकते हो, कॉइन्स रख सकते हो,
फिर उसके बाद इन्होंने बोला 1947 से पहले वाली अगर आपको कोई फॉरेनर दे के गया है तो वो रख सकते हो, इनहेरिटेंस में मिली है रख सकते हो, $2000 तक अलाउ है रख सकते हो, कस्टम अथॉरिटी को आरबीआई की परमिशन के साथ रख सकते हो उन्हें डिक्लेयर करके। तो ये कुछ हमारे एग्जांपल्स हैं कि हम रख सकते हैं फॉरेन करेंसी अपने पास। 10, 11, 12 है हमारे अथोराइज पर्सन पे। 10 कहता है कि आरबीआई अथोराइज पर्सन वही काम कर सकता है जिसके पास आरबीआई ने लाइसेंस दिया है। नेक्स्ट 11 कहता है आरबीआई उसे टाइम टू टाइम डायरेक्शंस देगा। 12 इंस्पेक्शन कर सकता है आरबीआई टाइम टू टाइम अथोराइज पर्सन पे, उससे बुक्स मांग सकता है, उसके रिकॉर्ड्स मांग सकता है, उससे कोई इंफॉर्मेशन मांग सकता है, उसकी ऑडिट करवा सकता है, तो वो आरबीआई पे है बच्चे। नेक्स्ट उसके बाद 10 जो मैंने बताया उसमें पेनल्टी बताइए अथोराइज पर्सन की। पेनल्टी क्या लगेगी, इन्होंने बोला कि अगर अथोराइज पर्सन कोई कंडीशंस को वायलेट करता है तो पेनल्टी क्या है 10,000 फाइन और 2,000 पर डे। ये पेनल्टी मैंने आपको क्यों बताई, क्योंकि आगे सेक्शन 13 में फेमा की पेनल्टी है, तो वो पेनल्टी अथोराइज पर्सन पे नहीं लगती क्योंकि उसकी सेपरेटली बता चुके हैं 10,000 और 2,000 पर डे। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद सेक्शन 13 बोलता है पेनल्टी क्या है फेमा की। क्वांटिफेबल है अमाउंट अगर आपके फ्रॉड का तो 3 टाइम्स, नॉन क्वांटिफेबल है तो 2 लाख और 5,000 पर डे। सेक्शन 14 कहता है 90 डेज में अगर पेनल्टी पे नहीं की तो आप पे प्रोसिक्यूशन इंपोज हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है, अगर आपकी पेनल्टी का अमाउंट 1 करोड़ से ऊपर का है तो 3 साल तक की जेल लगेगी, अगर पेनल्टी का अमाउंट इससे कम का है या 1 करोड़ तक का है तो 6 महीने की जेल लगेगी। तो ये पेनल्टी आप पे इंपोज होगी। सेक्शन 15 कहता है कंपाउंडिंग ऑफ जेल, जेल से रिलीफ मिल जाएगा अगर आप विद इन 180 डेज पेनल्टी पे कर देते हैं तो। नेक्स्ट अपील में कब कब जाएंगे सेक्शन 13 वाला एग्रीव्ड पर्सन। तो स्टूडेंट्स पेनल्टी कि कहाँ अपील में जाएंगे अगर सेक्शन 13 की पेनल्टी लगती है तो। सेक्शन 13 की अगर पेनल्टी इंपोज होती है तो सबसे पहले हम एडजुकेटिंग ऑफिसर या एनफोर्समेंट डायरेक्टर के पास जाएंगे, वो हमारी डिस्क्रिप्शन है हम किसके पास जाते हैं। अगर हम फिर उसके बाद हम नेकलेट में जा सकते हैं अगर हम उसके डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं है तो। नेकलेट के बाद फिर उसके बाद हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट वाली रहती है हायरार्की। पर इसमें एक चीज क्या है कि नेकलेट पे जाने से पहले हम किसके पास जा सकते हैं, स्पेशल डायरेक्टर के पास, जो एनफोर्समेंट डायरेक्टर की टॉप मोस्ट रैंक का पर्सन होता है। मतलब एनफोर्समेंट डायरेक्टर की टीम में जितने भी मेंबर्स हैं उसमें सबसे टॉप रैंक पे आता है स्पेशल डायरेक्टर, तो हम उसके पास भी जा सकते हैं। मान लीजिए मैं एडजुकेटिंग अथॉरिटी के पास गई, फिर उसके बाद मैं नेकलेट में जाने से पहले एक बार स्पेशल डायरेक्टर के पास जा सकती हूँ, देन वी मूव ऑन टू नेकलेट एंड हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। बट अगर मैं चाहूँ तो वो मेरी डिस्क्रिप्शन है, हम डायरेक्ट नेकलेट के पास भी जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद अब आते हैं हमारे टॉपिक्स। तो उस पे आने से पहले एक बार क्विक रिकैप ले लेते हैं फेमा का। हमने सबसे पहले की डेफिनेशंस जिसमें अथोराइज पर्सन था, पीआरआई, पीआरओआई, रिपेट्रिएशन टू इंडिया किसे कहेंगे, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट उसके बाद हमने किया 3, 4 डीलिंग होल्डिंग, 5, 6 करंट कैपिटल, 7, 8, 9 थे एक्सपोर्ट पे। क्या थे ये 7 डेक्लेरेशन, 8 हमारा रिपेट्रिएशन कब माना जाएगा और सरेंडर का कंसेप्ट था, 9 हम होल्ड करके रख सकते हैं फॉरेन करेंसी इंडिया में, 10, 11, 12 अथोराइज पर्सन कौन बन सकता है, पेनल्टी क्या लगेगी, 12 इंस्पेक्शन बाय आरबीआई ऑन अथोराइज्ड पर्सन। नेक्स्ट 13, 14, 15 फेमा की पेनल्टी नहीं पे की तो जेल हो सकती है और जेल से आपको कंपाउंडिंग मिल सकती है, इम्यूनिटी मिल सकती है अगर आप विद इन 180 डेज पेनल्टी की अमाउंट सारी पे कर दें तो। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद चलते हैं अब अमेंडमेंट जो हमारी आई थी, अब बहुत टाइम हो गया इसको आए हुए, ईसीबी एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, फिर उसके बाद ओडीआई है ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड द लास्ट वन इज इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो सबसे पहले बात करते हैं ईसीबी की। ईसीबी क्या है बच्चे, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग का मतलब क्या, एक्सटर्नल मतलब इंडिया के बाहर से, कमर्शियल बिजनेस के लिए, बोरोइंग पैसा उधार ले रहे हैं मतलब कि लोन ले रहे हैं, इंडिया के बाहर से बिजनेस पर्पस के लिए हम लोन ले रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। तो इन्होंने बोला कि कोई भी पर्सन ले सकता है, एनी एंटिटी इंडिया में जो भी है वो ईसीबी रेज कर सकता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट कितने टाइम के लिए, तो मिनिमम मैच्योरिटी पीरियड वैसे 3 साल का था पर अलग अलग इन्होंने टाइम लिमिट दिया, तो ये आप रीड आउट कर लीजिएगा। फिर मिनिमम में राउटिंग का कंसेप्ट दिया, ऑटोमेटिक राउटिंग का। कहने का मतलब क्या है कि आप इतनी बोरोइंग करोगे तो आपको किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है, इससे ऊपर करोगे तो परमिशन लगेगी, किसकी, आरबीआई की। तो आरबीआई की परमिशन लगेगी तो कितनी बोरोइंग बोली, $750 मिलियन। तो $750 मिलियन अगर बोरोइंग्स करते हैं
तो विच इज कॉल्ड ऑटोमेटिक रूट, मतलब आपको किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है, बस ऑथराइज डीलर ऑफ कैटेगरी 1 को आप सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर दीजिए और आप बोरोइंग्स कर सकते हैं। बट इससे ऊपर करेंगे तो किसकी परमिशन लगेगी, आरबीआई की। नेक्स्ट इन्होंने बोला फॉरेन इक्विटी होल्डर्स हैं तो उस केस में $5 मिलियन तक कर सकते हैं, पर आपका डेट इक्विटी रेशियो 7:1 का होना चाहिए। नेक्स्ट ईसीबी की नेगेटिव लिस्ट क्या है, आप रियल एस्टेट एक्टिविटीज में नहीं लगा सकते, इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल मार्केट, इक्विटी इन्वेस्टमेंट, वर्किंग कैपिटल, जर्नल कॉर्पोरेट, रीपेमेंट ऑफ रूपी लोन, ये सब नहीं कर सकते हैं। मतलब आप ईसीबी रेस करके ये काम नहीं कर सकते, इन्वेस्टमेंट वगैरह, और आप इंडिया का लोन चुका रहे हो बाहर से लोन उठा के, तो वो भी नहीं। नेक्स्ट उसके बाद हैजिंग, 70% हैजिंग प्रिंसिपल कूपन दोनों की करनी पड़ेगी, मैंडेटरी है, 70% हैजिंग आपको करनी पड़ेगी। नेक्स्ट पार्किंग का कंसेप्ट और चेंज इन करेंसी का कंसेप्ट क्या कहता है। पार्किंग क्या कहता है बच्चे, पार्किंग कहता है कि आप इंडिया में वो लोन लेके आओगे या नहीं आओगे। अगर वो लोन फॉरेन करेंसी में है तो जरूरी नहीं आप वो इंडिया में लेके आओ, बाहर भी रख सकते हो वो पैसा। बट अगर वो लोन रुपीस करेंसी में है तो वो मैंडेटरी है, आपको इंडिया में लाना ही पड़ेगा। नेक्स्ट चेंज इन करेंसी, अगर वो लोन रुपीस में है तो आप चेंज नहीं करा सकते किसी और करेंसी में उसको, बट अगर लोन किसी और करेंसी में है तो आप उसको चेंज करवा सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद कंसेप्ट है हमारा ईसीबी 2 फॉर्म फाइल करना होता है हर मंथ के एंड के विद इन 7 डेज के अंदर, विच इज अ फॉर्म ऑफ ईसीबी 2, जिसमें मंथली इंफॉर्मेशन जाती है कि हमने इंटरेस्ट पे कर दिया, कितना लोन पे हो गया, कितना पेंडिंग है, कितने डॉक्यूमेंट सबमिट हो चुके हैं, कोई पेंडिंग तो नहीं है, कोई कॉन्ट्रावेंट तो नहीं किया हमने फेमा का, तो वो सब जाता है फॉर्म 2 ऑफ ईसीबी में, जिसमें हम हर मंथ के एंड के विद इन 7 डेज ये फिल करते हैं। अगर हमने फिल नहीं किए रिटर्न तो 5,000 रुपए फाइन है, अगर 30 दिन तक भी फिल नहीं की ड्यू डेट के बाद, 3 साल तक नहीं की तो 50,000, बियॉन्ड 3 ईयर 1 लाख फाइन है। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद अनट्रेसेबल एंटिटी। अनट्रेसेबल एंटिटी किसे कहेंगे, जो हमारा फोन और ईमेल्स का रिप्लाई नहीं कर रही पिछले 2 क्वार्टर से, जिसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनुअल रिटर्न फाइल नहीं की है, जिसके लास्ट 2 ईयर से, जिसके ऑडिटर डायरेक्टर सब गायब है, मतलब अनट्रेसेबल है, जो रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस उसने बताया था वहां पे एंटिटी एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो उसे क्या कह देंगे, अनट्रेसेबल एंटिटी अंडर ईसीबी। तो ऐसी एंटिटी जो अनट्रेसेबल है उस पर क्या एक्शन होगा, रिवाइज ईसीबी उसको मिलेगा नहीं, ऑटोमेटिक रूट का कंसेप्ट उसके लिए लैप्स हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है, अगर वो $1 भी अगर बाहर से इंडिया लेके आएगी तो उसे आरबीआई की परमिशन लेनी पड़ेगी। नेक्स्ट उसके बाद अगर हम कन्वर्ट करना चाहते हैं ईसीबी को इक्विटी में, जैसे डेट को इक्विटी में करते हैं हम इंडिया में, तो लैंडर की कंसेंट लगेगी, ऑटोमेटिक रूट के अंदर होना चाहिए वो लोन, और साथ में सारी गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे। सिक्योरिटी फर्निश कर सकते हैं, अपने सिक्योरिटी एग्रीमेंट में लिखी होनी चाहिए, और प्रायर लैंडर का जो पहले वाला लैंडर है उसका नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लगता है। मान लीजिए मेरे पास एक प्रॉपर्टी है, मैंने पहले इंडिया से लोन ले लिया उस पर, फिर उसके बाद फॉरेन से ले रही हूँ, तो जो इंडिया से लोन लिया है उस पे, तो उस बंदे की नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लगेगी पहले। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद ईसीबी फॉर स्टार्टअप, ऑयल मार्केटिंग कंपनी और रीस्ट्रक्चरिंग कंपनी। स्टार्टअप के लिए ईसीबी क्या बोला है, मिनिमम मैच्योरिटी पीरियड के अंदर होना चाहिए, मतलब विद इन 3 ईयर, फिर उसके बाद ईसीबी ऑटोमेटिक रूट के अंदर होना चाहिए, और कितने टाइम तक मतलब कितना ईसीबी कर सकते हैं हर साल, पर फाइनेंशियल ईयर लिमिट बताइए $3 मिलियन ईसीबी कर सकते हैं। ऑयल मार्केटिंग कंपनी $10 बिलियन। ध्यान रखिएगा पूरे फेमा में 2 जगह ही रुपीज है, 2 जगह ही बिलियन है, जो मैं बिलियन अभी बता रही हूँ एक और जगह आएगा, तो $10 बिलियन। फिर उसके बाद ऑयल मार्केटिंग कंपनी को हैजिंग का कंसेप्ट नहीं लगता, जो 70% हैजिंग थी वो मैंडेटरी नहीं है फॉर ऑयल मार्केटिंग कंपनी, सेम है ऑटोमेटिक रूट के अंदर होना चाहिए। और नेक्स्ट इन्होंने बोला कि मिनिमम मैच्योरिटी पीरियड 3 साल का होना चाहिए। कंस्ट्रक्शन कंपनी क्या है कि आईबीसी में जो भी रेजोल्यूशन प्लान में लिखा है ईसीबी के लिए वो फॉलो होगा। नेक्स्ट उसके बाद हमारा ईसीबी रेस करके क्या आप ओडीआई कर सकते हैं। फिर उसके बाद ओडीआई अभी मैं आपको करवाऊंगी, और आप ईसीबी रीफाइनेंस करवा सकते हैं। रीफाइनेंस का मतलब क्या है, मान लीजिए कल को लोन का इंटरेस्ट रेट डाउन हो जाता है इंडिया के बाहर, तो मैं अपना ईसीबी रीफाइनेंस करा सकती हूँ। रीफाइनेंस का मतलब क्या है यहाँ पे बच्चे, रीफाइनेंस का मतलब है कि मैं रीशेड्यूलमेंट ऑफ लोन, जैसे हम इंडिया में कराते हैं, पुराना लोन बंद करा के नया लोन शुरू करा देना, तो रीशेड्यूलमेंट ऑफ लोन वैसे ही ईसीबी को रीफाइनेंस करवा सकते हैं। ये हो गया हमारा ईसीबी। अब चलते हैं ओडीआई पे।
ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये तीनों टॉपिक आपके 6D में भी आते हैं, इंपॉर्टेंट है, इसीलिए 6D के लिए ज्यादा है, अभी इस अपने लॉ में भी आने लगे हैं क्वेश्चन इनमें से, तो दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, करेंगे तो आपका 6D भी प्रिपेयर हो जाएगा अगर कोई बच्चा ने इकोनॉमिक लॉ ले रखा है तो चलते हैं ओडीआई की तरफ। पानी पी लीजिए। तो मैं आपको बता रही थी ओडीआई, ओडीआई क्या है बच्चे, ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ईसीबी क्या था, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग का मतलब क्या है, इंडिया के बाहर से बिजनेस के लिए पैसा लोन पे ले रहे हैं। ओडीआई बिल्कुल इसका अपोजिट है, ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इंडिया के बाहर से हम डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मतलब इंडिया में पैसा लगा रहे हैं, इंडिया के बाहर से इंडिया में पैसा आ रहा है, तो इंडिया में पैसा आ रहा है तो वहां पे क्या लगेगा, ओडीआई, ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो ये क्या है, ये अब 2 पार्ट्स में डिवाइड है। सबसे पहले अदर देन इंडिविजुअल अगर ओडीआई करता है, दूसरा है अगर इंडिविजुअल ओडीआई करता है। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ अदर देन इंडिविजुअल की। अदर देन इंडिविजुअल अगर ओडीआई करता है, मतलब बाहर का बंदा इंडिया में पैसा लगाना चाहता है, इन्वेस्ट करना चाहता है, तो वो कैसे कर सकता है। इन्होंने बोला 4 वे हैं, कौन कौन से, इक्विटी, नेक्स्ट गारंटी, नेक्स्ट उसके बाद हमारा है गारंटी, परफॉर्मेंस गारंटी और लोन। मतलब 4 तरीके से आप ओडीआई कर सकते हो, ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इंडिया का बंदा बाहर इन्वेस्ट करना चाहता है, जैसे पहले लोन ले रहा था बाहर से, अब बाहर इन्वेस्ट कर रहा है, मतलब बाहर पैसा दे रहा है। तो यहाँ पे क्या है कि इंडिया का बंदा अगर करना चाहता है, कैसे कर सकता है, बाय इक्विटी, बाय लोन, बाय गारंटी, बाय परफॉर्मेंस गारंटी। तो कैसे कर सकते हैं, बाय इक्विटी, बाय लोन, बाय गारंटी, बाय परफॉर्मेंस गारंटी। तो इन 4 तरीके से हम कर सकते हैं। अगर हम उस कंपनी में 100% इन्वेस्ट करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, अगर 100% इन्वेस्टमेंट है तो वो हमारी कंपनी क्या कहलाएगी, होली ओन्ड सब्सिडरी, जो जनरली हम लॉ में भी बोलते हैं। बट अगर उस कंपनी में 100% से कम इन्वेस्टमेंट है, इधर इट इज 1% और 99%, तो वो कंपनी ओडीआई की लैंग्वेज में जॉइंट वेंचर कहलाएगी। ध्यान रखिएगा कि 100% से कम इन्वेस्टमेंट है तो जितनी मर्जी हो, वो कंपनी क्या कहलाएगी, जॉइंट वेंचर इन द लैंग्वेज ऑफ ओडीआई। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे एक फाइनेंशियल कमिटमेंट कैलकुलेट करनी होती है। क्या होती है फाइनेंशियल कमिटमेंट, कि हम इतना ही कमिट कर सकते हैं फाइनेंशियली, मतलब कि हम इतना ही पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं रूल्स रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग। तो कितना कर सकते हैं, तो ध्यान से सुनिए बच्चे, क्या है कि इन्होंने बोला, एक एग्जाम्पल दिया हुआ है मैंने आपको, लोन, इक्विटी, गारंटी, परफॉर्मेंस गारंटी। तो मान लीजिए 500 सब में इन्वेस्ट कर रखा है, 100% ले लीजिए, परफॉर्मेंस गारंटी का 50% लेना है, तो कितना हो गया अब हमारे पास $1750। उसके बाद 4 टाइम्स ऑफ नेटवर्थ कर दीजिए, नेटवर्थ में इक्विटी और फ्री रिजर्व्स आएंगे, तो 4 टाइम उनका करेंगे, तो मान लीजिए 500 थे वो, तो 2000 आ गया। तो हमारा जो फाइनेंशियल कमिटमेंट है वो 1750 था, और वो कितना आया 2000, तो वो उसके अंदर है, तो मतलब कि ओडीआई वैलिड है। पर अगर ये इसको एक्सीड कर जाता, अभी मैं ऊपर वाले एग्जांपल में 1000 ले लेती, तो वो एक्सीड कर जाता है इसको, फिर हम कहते हैं कि कमिटमेंट इज नॉट वैलिड, तो हमें ओडीआई डिक्रीज करना पड़ेगा, मतलब हमें अपना पैसा बाय बैक करना पड़ेगा वहां से। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद देखिएगा, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट पे प्रोहिबिशन है, जैसे हमने पीओआरआई पे लगाई थी कि वो इंडिया में एग्रीकल्चर एक्टिविटी नहीं कर सकता, चिट नहीं कर सकता, निधि नहीं कर सकता, टीडीआर नहीं कर सकता, रियल एस्टेट एक्टिविटी नहीं कर सकता। तो ऑब्वियसली चीजें इंडिया वाले पे भी सेम प्रोहिबिशन है, तो वो भी क्या नहीं कर सकता, रियल एस्टेट, टीडीआर और डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोई इन्वेस्टमेंट इन अदर, मतलब निजी कंपनी, चिट फंड, इसी तरह की कंपनीज में। बट रियल एस्टेट में सेम है बच्चे, अगर वहां पे आप जाके टाउनशिप, ब्रिज बनवाते हो तो वहां भी अलाउ है। नेक्स्ट उसके बाद ऑटोमेटिक रूट का कंसेप्ट यहाँ भी है, मतलब कि आप इतना इन्वेस्ट विदाउट परमिशन करोगे, इससे ऊपर जाओगे तो आपको आरबीआई की परमिशन लगेगी। ऑटोमेटिक रूट कहता क्या है कि बिना परमिशन के आप इतना इन्वेस्ट कर सकते हो, वो ये कहता है, वो ये नहीं कहता कि प्रोहिबिशन है, वो कहता है इतना बिना परमिशन के कर लीजिए, उससे ऊपर करना है तो परमिशन लगेगी आपकी। तो कितना कर सकते हैं हम बच्चे, अप टू 4 टाइम ऑफ नेटवर्थ और $1 बिलियन। मैंने आपको पहले ही कहा था फेमा में 2 जगह बिलियन है, एक हमने किया ऑयल मार्केटिंग कंपनी में $10 बिलियन, एक यहाँ पे ओडीआई की ऑटोमेटिक रूट में $1 बिलियन। ठीक है, और 4 टाइम ऑफ नेटवर्थ विच एवर इज लोअर।
इससे ऊपर करना है बच्चे तो आपको आरबीआई की परमिशन लगेगी। नेक्स्ट उसके बाद इंडिविजुअल के केस में प्रेफरेंस 100% कन्वर्टेबल प्रेफरेंस या फिर इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। कितना? जितना इंडिविजुअल को अलाउ है, $2.5 लाख पर फाइनेंशियल ईयर, इतना ओडीआई एक इंडिविजुअल कर सकता है किसी कंपनी में। तो ये है हमारा ओडीआई। नेक्स्ट उसके बाद आता है इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो इंपोर्ट मतलब परचेज कर रहे हैं, इंडिया के बाहर पैसा जाएगा, तो इंडिया के बाहर जाएगा तो कितने टाइम में भेजना है? 6 महीने में इंपोर्ट के। पर अगर कोई आपका डिस्प्यूट है क्वालिटी क्वांटिटी को लेके तो आप उसको एक्सटेंड करा सकते हैं 3 साल तक, पर वन टाइम एक्सटेंशन 6 महीने की मिलेगी आपको। फिर उसके बाद इन्होंने क्या कहा, डेफर्ड पेमेंट का कंसेप्ट भी है 5 साल तक का, कि आप इंटरेस्ट पे ले सकते हैं, उधारी में ले सकते हैं, इंपोर्ट करवा सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद इन्होंने कहा कि अगर फॉरेन करेंसी कोई इंडिया में भेज रहा है, बाहर से भेज रहा है, मैं गई नहीं हूं, वहां से कोई फॉरेन करेंसी आ रही है, सेंड हो रही है, मतलब भेज रहा है, तो उस केस में बिना किसी लिमिट के भाई जितना मर्जी भेज दो, बट बैंकिंग चैनल के थ्रू भेजोगे, कॉइन कैश नहीं चलेगा। पर कोई लेके आ रहा है अपने साथ इंडिया के बाहर से, ब्रिंग कर रहा है, मतलब बाहर से लेके आ रहा है, अगर लेके आ रहा है तो भाई जितना मर्जी ले आओ, जिस मर्जी फॉर्म में ले आओ, कस्टम अथॉरिटी को डिक्लेयर करना पड़ेगा अगर $10,000 से ऊपर लेके आओगे तो। पर अगर आपके पास जो कैश है, कैश की फॉर्म में मतलब नोट की फॉर्म में अगर $5,000 से ऊपर है तो आपको फिर वो 5,000 से ऊपर जाते ही डिक्लेयर करना पड़ेगा। सभी फॉर्म्स को मिला के 10,000 से ऊपर है डिक्लेयर करो, नोट की फॉर्म में 5,000 बोला है, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद अगर हम बाहर घूमने गए हैं इंडिया के बाहर, तो अदर देन नेपाल भूटान से आ रहे हैं हम इंडिया में, तो 25,000 रुपए ला सकते हैं अपने पास अपने साथ। अब मैंने बोला था फेमा में 2 ही जगह रुपए हैं, एक हमने क्या कहा था कि डेक्लेरेशन देने की जरूरत नहीं है गिफ्ट के केस में, अगर गिफ्ट रुपीस कितने 5 लाख तक का है तो नहीं देनी। यहाँ पे क्या है, अदर देन नेपाल भूटान से घूम के आ रहे हैं तो हम ₹25,000 अपने साथ लेके आ सकते हैं। दूसरा, नेपाल भूटान से आ रहे हैं तो रुपीस जितने मर्जी ले आओ, पर ध्यान रखिएगा कि किसकी डिनोमिनेशन में होना चाहिए, 100 रुपीज की, 100 रुपीज की डिनोमिनेशन में होना चाहिए वो पैसा, ठीक है। गारंटी दे सकता है ऑथराइज डीलर, तो गारंटी देगा। सर्विस के केस में इन्होंने बोला है गवर्नमेंट को $1 लाख तक की, अदर केसेस में 5 लाख तक की। गुड्स के केस में जितनी मर्जी गारंटी दे सकते हैं कमीशन चार्ज करके, तो गारंटी ऑब्वियसली चीज ऑथराइज डीलर ही देगा, क्योंकि बाहर वाला बंदा इंडिया में किसको जानता है, किसी को नहीं, गवर्नमेंट को जानता है वो तो गवर्नमेंट के बंदे से गारंटी दिलवाएंगे। तो गवर्नमेंट का बंदा कौन है यहाँ पे, ऑथराइज डीलर, जिसे आरबीआई ने परमिट किया है लाइसेंस देके, ठीक है। तो ये था बच्चा मोटा मोटी हमारा फेमा। सबसे पहले हमने डेफिनेशंस की, फिर सेक्शंस किए, फिर ईसीबी, ओडीआई और इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की। उसके अलावा एक छोटा सा आपको और बता दूं मैं, जो हमने डिक्लेरेशन वाला कंसेप्ट किया था, तो उसके अंदर क्या था कि हम री एक्सपोर्ट करते हैं तो हमें किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है, पर लीस्ट के केस में एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर, इंजन या फिर कोई पावर यूनिट्स हैं, उनका री एक्सपोर्ट हो रहा है, मतलब उसको रिपेयर करके हम री एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो उसके अंदर इन्होंने क्या बोला कि अगर हमारा कोई कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल या टर्मिनेट हो जाता है लीज का, तो उस केस में हमें किसकी परमिशन लेनी पड़ेगी, डीजीसीए या मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की, जिसमें लेसी इंडिया का है, लेसर बाहर का है, हम री एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हमारा लीज का एग्रीमेंट कैंसिल हो चुका है या टर्मिनेट हो चुका है, तो उस केस में हमें किसकी परमिशन लेनी पड़ेगी, डीजीसीए या फिर मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की। डीजीसीए क्या है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, तो इनकी परमिशन लेनी पड़ेगी, एक स्टेटमेंट लेनी पड़ेगी, ठीक है, री एक्सपोर्ट के लिए। तो ये था हमारा फेमा। अब हम चलते हैं सैबी की तरफ। सैबी एक्ट, सैबी एलओडीआर मैं आपको वहां करवाती हूँ ऑडिट में, तो हम चलते हैं, आज सैबी एक्ट खत्म करेंगे अपना। तो नाउ स्टूडेंट वी विल मूव ऑन टू सैबी एक्ट 1992। तो सैबी एक्ट स्टार्ट करते हैं, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो इसकी हायरार्की क्या होती है बच्चे, सैबी, सैबी के नीचे स्टॉक एक्सचेंज आ जाते हैं, देन लिस्टेड कंपनीज। तो सैबी क्या है, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो सैबी के नीचे अलग अलग स्टॉक एक्सचेंज है, जैसे अलग अलग मुंबई में, कोलकाता में, हर जगह स्टॉक एक्सचेंज है, और उनके अंडर लिस्टेड कंपनी रजिस्टर्ड होती हैं, कंपनी रजिस्टर्ड होती है, फिर उन्हें कहा जाता है लिस्टेड कंपनी अंडर स्टॉक एक्सचेंज, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। अब देखिएगा सैबी,
हम बात कर रहे हैं सेबी की। तो सेबी में क्या है, इसमें 3 to 9 सेक्शन बात करते हैं सेबी की इंफॉर्मेशन के बारे में। तो ये क्या बोलते हैं, सेक्शन 3 बात करता है इनकॉर्पोरेशन ऑफ सेबी। सेबी है क्या, आर्टिफिशियल पर्सन है, एक बॉडी कॉर्पोरेट है जिसकी परपेचुअल सक्सेशन है, कॉमन सील है, जो अपने नाम पे प्रॉपर्टी एक्वायर्ड, डील, होल्ड, ट्रांसफर कर सकता है। फिर उसके बाद सेबी को कोई भी सू कर सकता है, सेबी किसी को कर सकता है जिसका हेड ऑफिस मुंबई में है और जिसके बोर्ड में जिसके क्या है कि अलग अलग जगह उसके ऑफिसेज एस्टैब्लिश हैं अक्रॉस द इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद सेक्शन 4 बात करता है कंपोजिशन की, जो आपको याद रखनी है। कंपोजिशन क्या है, सेबी में कितने लोग होते हैं, एक चेयरमैन, एक आरबीआई का रिप्रेजेंटेटिव, 2 एमसीए के बंदे मेंबर्स होते हैं, फिर 5 अदर मेंबर्स होते हैं जिसमें से 3 होल टाइम डायरेक्टर्स होते हैं जिसे सीजी ने अपॉइंट किया है। नेक्स्ट ये है हमारी कंपोजिशन, कितना हुआ, एक चेयरमैन, एक आरबीआई का रिप्रेजेंटेटिव, 2 मेंबर एमसीए से सॉरी मिनिस्ट्री से, नेक्स्ट उसके बाद 5 अदर पर्सन जिसमें से 3 होल टाइम डायरेक्टर्स होते हैं जिससे सीजी अपॉइंट करता है। तो दिस इज द कंपोजिशन ऑफ सेबी। नेक्स्ट उसके बाद इनका टर्म्स और टेन्योर कितना होता है बच्चे, 65 ईयर ऑफ एज और 5 ईयर विच एवर इज अर्लियर। या तो एज पहले आ जाए, 65 ईयर की टर्म खत्म हो जाएगा, या 5 ईयर्स विच एवर इज अर्लियर। नेक्स्ट उसके बाद टर्मिनेशन कब देंगे, 3 महीने का नोटिस देके, वरना 3 महीने की सैलरी इनको नहीं मिलेगी, इन्हें 3 महीने का नोटिस देना पड़ेगा बिफोर टर्मिनेशन। नेक्स्ट उसके बाद सेक्शन 6 बोलता है रिमूवल कब हो सकता है इनका, अनसाउंड माइंड का हो गया है, ये इंसॉल्वेंट हो गया है, कन्विक्टेड हो गया है, या फिर अपनी पोजीशन का गलत यूज किया है, मिस यूज किया है, डेट्रीमेंटल है, तो उस केस में ये सेबी रिमूव कर सकता है पर्सन्स को, मेंबर्स को, फॉर अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देके। आफ्टर गिविंग अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड इनको रिमूव किया जा सकता है इन ग्राउंड्स के बेस पे। नेक्स्ट उसके बाद मीटिंग जितनी मर्जी हो सकती है सेबी में। फिर यहाँ पे भी सेम चलता है, अगर मेजोरिटी होगी, इक्वालिटी होगी, तो चेयरपर्सन का कास्टिंग वोट लिया जाता है टू मेक द मेजोरिटी टू पास द डिसीजन। 7A बात करता है मेंबर कौन सा पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट इंटरेस्ट रख रखा है तो वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। कोई मेंबर के अगर जो अपॉइंटमेंट है वो डिफेक्टिव है तो एक्शन स्टिल वैलिड माने जाएंगे। नेक्स्ट उसके बाद आते हैं हमारे सेक्शन जो बात करते हैं पावर ऑफ सेबी की। सेबी के पास क्या क्या पावर्स है। तो अभी तक हमने बात की सेबी के बारे में। सेबी इज आर्टिफिशियल पर्सन जिसकी बॉडी कॉर्पोरेट है, जिसपे कॉमन सील है, परपेचुअल सक्सेशन है, जो किसी को सू कर सकती है, उसको भी कोई कर सकता है, जिसका हेड ऑफिस मुंबई में है, अक्रॉस द इंडिया जिसके ऑफिसेज हैं, तो वो सेबी है। सेबी की कंपोजिशन क्या थी बच्चे, एक चेयरमैन, एक आरबीआई, 2 मिनिस्ट्री से बंदे, 5 हमारे अदर पर्सन जो सीजी ने अपॉइंट किया है, जिसमें से 3 होल टाइम डायरेक्टर होते हैं। टेन्योर 65 ईयर ऑफ एज और 5 ईयर्स विच एवर इज अर्लियर। रिमूवल कब होता है इनका, अनसाउंड माइंड के हो गए, डेट्रीमेंटल टू पोजीशन कोई काम किया है, या फिर इनकैपेबल हो गए, इंसॉल्वेंट हो गए, कन्विक्टेड हो गए, तो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देके इनको रिमूव कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद 3 महीने का नोटिस देना रिमूवल से पहले, 3 महीने की सैलरी अदरवाइज कट। नेक्स्ट उसके बाद मीटिंग ऑफ बोर्ड क्या है कि नोटिस सबको जाएगा और मीटिंग जब मर्जी जितनी मर्जी हो सकती है, साल में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इनडायरेक्ट इंटरेस्ट लेने वाला बंदा मीटिंग में नहीं बैठ सकता है। अगर किसी के अपॉइंटमेंट डिफेक्टिव है तो एक्शन वैलिड माने जाएंगे, अगर वो इलीगल नहीं है तो। पावर क्या है सेबी की, तो सिविल कोड की पावर है सेम, प्रोड्यूस बुक्स ऑफ अकाउंट, सम्मन, ओथ, एफिडेविट वो सेम है। फिर उसके बाद सेबी के फंक्शंस क्या क्या है, तो पीरियोडिकल रिटर्न मांग सकता है 5 साल तक की किसी भी स्टॉक एक्सचेंज से या लिस्टेड कंपनी से। फिर उसके बाद बायलॉज बनाता है, अमेंड कर सकता है बायलॉज को, लाइसेंस प्रोवाइड करता है डीलर्स को। सरफेजी एक्ट में एआरसी कंपनी जब यूआईबी को सिक्योरिटी ऑफर करती हैं तो उन सिक्योरिटी के लिए भी सेबी में ही रजिस्टर्ड कराना पड़ता है खुद को। नेक्स्ट प्रोस्पेक्टस इशू भी सेबी के रूल रेगुलेशंस में होता है, तभी आप इंडियन मार्केट से पैसा रेज कर सकते हैं। 11 भी सेबी टाइम टू टाइम किसी को भी डायरेक्शंस दे सकता है इन द इंटरेस्ट ऑफ वेलफेयर ऑफ जो शेयर होल्डर्स है, उनके मेंबर्स के वेलफेयर में को टाइम टू टाइम डायरेक्शंस दे सकता है। नेक्स्ट 11AA CIS स्कीम, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम, तो ये सिर्फ यही है कि जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं, जो यूनिट्स होते हैं, तो वो प्रॉफिट सारा मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं और कुछ कमीशन का हिस्सा अपने पास रखते हैं ताकि वो अपने एक्सपेंसेस बियर कर सके, और जो प्रॉफिट जहां पे उन्हें यूटिलाइज करना है वो सब उनके ऑब्जेक्ट क्लोज में लिखा होता है। तो ये है हमारा CIS स्कीम, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम।
नेक्स्ट उसके बाद देखिए 11C इन्वेस्टिगेशन। सेबी इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। इंपॉर्टेंट है मेजर्स ऑफ सेबी, ये याद करने हैं आपको। किसी की भी ट्रेडिंग को सस्पेंड कर सकता है सेबी, किसी भी स्टॉक एक्सचेंज की ट्रेडिंग को सस्पेंड कर सकता है, भाई इतने टाइम तक आप नहीं कर सकते ट्रेडिंग मार्केट में। फिर उसके बाद रिस्ट्रेन कर सकता है किसी भी बंदे को सिक्योरिटी मार्केट से कि अब से आप सिक्योरिटी ना तो खरीद सकते हैं ना बेच सकते, एक बार उसको रिस्ट्रेन कर सकता है। सस्पेंड कर सकता है ऑफिस बीरियर को अगर उसे लगता है कि वो इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है तो। इंपाउंड कर सकता है, रिटेन कर सकता है किसी की ट्रांजेक्शन्स को, किसी की सिक्योरिटीज को। अटैच कर सकता है बैंक अकाउंट 90 दिन के लिए, 90 दिन से ज्यादा नहीं, 90 दिन के लिए किसी का भी बैंक अकाउंट सीज कर सकता है, अटैच कर सकता है विद द परमिशन ऑफ स्पेशल कोर्ट। तो देखिएगा 5 पावर है सेबी के पास। सस्पेंड कर सकता है किसी स्टॉक एक्सचेंज को, फिर सस्पेंड कर सकता है किसी ऑफिस बैरियर को, रिस्ट्रेन कर सकता है किसी भी पर्सन को, इंपाउंड कर सकता है किसी की सिक्योरिटी और अटैच कर सकता है किसी का बैंक अकाउंट फॉर 90 डेज विद द परमिशन ऑफ स्पेशल कोर्ट। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, बुक डॉक्यूमेंट्स वगैरह इंपाउंड हो सकते हैं 6 महीने के लिए, तो ये नॉर्मल है। सीज और डिसीज्ड, ये क्या है कि आप अगर आपने किसी भी सेबी में सिक्योरिटीज में कोई गलत किया है तो आपको वॉर्न भी कर सकता है, डिसीज्ड भी कर सकता है और आपकी सिक्योरिटी को सीज भी कर सकता है, वो सेबी के पास पावर है। 12 रजिस्ट्रेशन का है, सेबी किसी को भी रजिस्ट्रेशन दे सकता है, तो उसके सारे डॉक्यूमेंट्स अगर पूरे हैं तो उसको आपको रजिस्ट्रेशन दे देंगे, मतलब उसको लाइसेंस प्रोवाइड कर देंगे कि आप स्टॉक एक्सचेंज में डील कर सकते हैं। नेक्स्ट 12 प्रोहिबिशन ऑन मैन्युपुलेटिव एंड डिसेप्टिव डिवाइसेस। अब बच्चे ना कई बार कंफ्यूज होते हैं पेपर में कि मैम मैन्युपुलेटिव एंड डिसेप्टिव डिवाइसेस और इनसाइडर ट्रेडिंग में फर्क क्या है, तो ध्यान से सुनिएगा। मैन्युपुलेटिव एंड डिसेप्टिव डिवाइसेस का मतलब है कि हमने ऐसा कोई डिवाइस यूज किया जिससे स्क्रीन पे, स्टॉक एक्सचेंज की स्क्रीन पे प्राइस फ्लक्चुएट हो रहा है हमारे अकॉर्डिंग, जिससे हम प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो विच इज कॉल्ड मैन्युपुलेटिव एंड डिसेप्टिव डिवाइसेस का यूज करके हमने सिक्योरिटीज का मिसयूज किया है, स्टॉक एक्सचेंज की सिक्योरिटीज का। इनसाइडर ट्रेडिंग क्या है कि हमने कोई अंदर की बात लीक कर दी है, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, जिससे सिक्योरिटीज में फ्लक्चुएशन हुआ है, शेयर प्राइस में फ्लक्चुएशन हुआ है ड्यू टू दिस कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन जो हमने लीक कर दी है मार्केट में। तो दोनों में डिफरेंस है, हमने एक जगह डिवाइसेस यूज किए हैं जिससे कि सिक्योरिटीज के प्राइसेस में फ्लक्चुएशन हुआ है, दूसरी जगह हमने कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन लीक किया है जिसके कारण से स्टॉक एक्सचेंज में शेयर प्राइसेस में फ्लक्चुएशन हुआ है। तो दोनों में डिफरेंस है, दोनों अलग अलग डीलिंग है, तो पेपर में ध्यान से क्वेश्चन को रीड आउट कीजिएगा कि किसके बारे में बात हो रही है। नेक्स्ट उसके बाद 13 अकाउंट्स, फाइनेंस अकाउंट्स एंड ऑडिट कराने पड़ेंगे सेबी को। सेबी के अकाउंट्स में क्रेडिट डेबिट क्या होता है, डेबिट एक्सपेंसेस, क्रेडिट उनकी इनकम होती है जो कंपोजिशन अभी मैंने बताई थी। नेक्स्ट उसके बाद पनिशमेंट है सेबी के अंदर बच्चे 15 सेक्शन में, ए से लेके बहुत आगे तक है। 3 पनिशमेंट आपको याद रखनी है, पेपर में आने के चांसेस इन्हीं के ज्यादा हैं, तो आप ये याद रख लीजिए काफी है। सबसे पहली पनिशमेंट ब्रोकर पे, ब्रोकर पे 3 तरह से पनिशमेंट लग सकती है। कई बार ये भी आ सकता है कि वेज बता दीजिए पनिशमेंट के कि ब्रोकर पे कितनी तरह की पनिशमेंट लगती है, तो 3 तरह की लगती है पनिशमेंट। कौन कौन सी है पनिशमेंट हमारे बच्चे, क्या है सेबी एक्ट के अंदर, तो ब्रोकर को 3 तरह की पनिशमेंट लगती है। या तो उसने एक्सेस ब्रोकरेज चार्ज कर ली हो, या फिर उसने कॉन्ट्रैक्ट नोट इशू नहीं किए हैं, या फिर उसने डिलीवरी और पेमेंट टाइम पे नहीं की। तो 3 तरह से लगती है, एक्सेस ब्रोकरेज चार्ज बाय देम, और या फिर उसने डिलीवरी पेमेंट में नहीं, डिलीवरी एंड पेमेंट टाइम पे नहीं की है, या फिर नोट्स इशू नहीं किए, कॉन्ट्रैक्ट नोट्स इशू नहीं किए। तो अगर एक्सेस ब्रोकरेज चार्ज किया, ब्रोकर ने एक्सेस ब्रोकरेज चार्ज किया, तो उस केस में क्या बोला इन्होंने कि लाइबल है वो पेनल्टी देने के लिए 1 लाख तक की, विच में एक्सटेंड अप टू 1 करोड़, 1 करोड़ तक जा सकती है। ठीक है, तो 1 लाख तक, सॉरी एक्सेस ब्रोकरेज में कितनी है बच्चे कि लाइबल है 1 लाख तक, बट विच एक्सटेंड टू 5 टाइम्स ऑफ एक्सेस ब्रोकरेज विच एवर इज हायर। जितनी एक्सेस ब्रोकरेज उसने ली है उसका 5 गुना, और 1 लाख विच एवर इज हायर। कॉन्ट्रैक्ट नोट इशू नहीं किए हैं तो 1 लाख से 1 करोड़ तक की जा सकती है, और अगर डिलीवरी पेमेंट नहीं की है तो उन्होंने बोला है 1 लाख तक की, एक्सटेंड 1 लाख ईच डे। जैसे फेलियर शुरू होगा तो एक्सटेंड 1 लाख ईच डे 1 लाख पेनल्टी लगेगी, पर वो मैक्सिमम कितनी लग सकती है 1 करोड़ तक। तो 3 पेनल्टियां बताई हैं अभी मैंने आपको। ब्रोकरेज के केस में 1 लाख, 5 टाइम्स ऑफ एक्सेस ब्रोकरेज विच एवर इज हायर, 1 लाख टू 1 करोड़ नोट्स के केस में, और डिलीवरी पेमेंट में फेल है तो 1 लाख पर डे कंटिन्यू फेलियर में, और उसके बाद अप टू 1 करोड़।
नेक्स्ट इनसाइडर ट्रेडिंग की कितनी है बच्चे, 10 लाख से लेके 25 करोड़ तक, मैक्सिमम 25 करोड़ है और 3 टाइम्स ऑफ प्रॉफिट जो उसने कमाया है, विच एवरेज हायर। इंपॉर्टेंट है अपील का पार्ट, हमारे सेबी में अपील का पार्ट इंपॉर्टेंट है, क्यों है बताती हूँ। सबसे पहले हम एओ, सेम पावर है सिविल कोर्ट की एओ के पास भी। एओ पनिशमेंट डिसाइड करता है किसके बेस पे, अमाउंट ऑफ लॉस, अमाउंट ऑफ गेन, रिपीटेशन ऑफ ऑफेंस के बेस पे। सेबी इस पेनल्टी को इंक्रीज कर सकता है, डिक्रीज नहीं कर सकता, ये चीज ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट उसके बाद अगर आप एओ से सेटिस्फाइड नहीं हो तो यहाँ पे एप्लीकेंट ट्रिब्यूनल में क्या है, सैट, सिक्योरिटी एप्लीकेंट ट्रिब्यूनल, सैट में जा सकते हो। देन उसके बाद सीधा सुप्रीम कोर्ट में, तो सैट में जाएंगे 45 डेज में, सफिशिएंट कोर्स के केस में और 45 मिल जाएंगे, 6 महीने में इन्हें डिस्पोज ऑफ करनी है। नेक्स्ट उसके बाद इन्होंने बोला सुप्रीम कोर्ट के केस में 60 + 60 डेज में जा सकते हो। नेक्स्ट उसके बाद सैट, अब सैट के बारे में बता रखा है, बच्चा कंफ्यूज कहाँ होता है पेपर में, सैबी और सैट की कंपोजिशन में, सैबी और सैट के मेंबर्स के टेन्योर में, क्योंकि यहाँ पे सैट के बारे में भी इन डिटेल बता रखा है कि सिक्योरिटी एप्लीकेंट ट्रिब्यूनल में क्या कंपोजिशन है, उनका कितना टेन्योर है, रिमूवल के ग्राउंड्स क्या है, एज इट इज जैसे सैबी का बता रखा है। तो सैबी में सैट इज अपील पार्ट, तो उसके बारे में आप बता रखा है, तो आप मिक्स मत कीजिएगा पेपर में आपस में। सबसे पहले देखिए सैट की कंपोजिशन क्या है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर, जुडिशियल और टेक्निकल मेंबर, 3 तरह होते हैं, प्रिजाइडिंग ऑफिसर, जुडिशियल मेंबर और टेक्निकल मेंबर। तो मैं आपको बता रही थी सैट में कितने मेंबर्स होते हैं, प्रिजाइडिंग ऑफिसर, टेक्निकल मेंबर और जुडिशियल मेंबर। उसके बाद सुनिएगा कि इस प्रिजाइडिंग ऑफिसर में कौन सा मेंबर अपॉइंट हो सकता है, या तो सुप्रीम कोर्ट का जज, या चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, या फिर हाई कोर्ट का जज जिसको 7 साल का एक्सपीरियंस है। कौन कौन, सुप्रीम कोर्ट का जज, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, या फिर हाई कोर्ट का जज विद द एक्सपीरियंस ऑफ 7 ईयर्स। उसके बाद हमारे आते हैं जुडिशियल मेंबर, इसमें बोला है हाई कोर्ट का जज विद द एक्सपीरियंस ऑफ 5 ईयर्स। नेक्स्ट उसके बाद सेक्रेटरी और एडिशनल सेक्रेटरी ऑफ एमसीए टेक्निकल मेंबर में, या फिर किसी भी फील्ड में जिसमें आपको 15 साल का एक्सपीरियंस है तो आप इसके मेंबर बन सकते हैं, टेक्निकल मेंबर। कौन अपॉइंट करता है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर जुडिशियल को सेंट्रल गवर्नमेंट विद द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। नेक्स्ट उसके बाद टेक्निकल को सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करते हैं पर विद द रिकमेंडेशन ऑफ सर्च कम सिलेक्शन कमेटी। अब सिलेक्शन कमेटी की भी कंपोजिशन बता रखी है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर 1 member ऑफ एमसीए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, 1 member मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से, 1 member ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ लॉ से। तो ये सारे मेंबर्स होते हैं हमारे सिलेक्शन कमेटी में। इनका टेन्योर कब तक का होता है बच्चे, सैट के मेंबर का टेन्योर रहता है 5 + 5 ईयर, 2 टर्म का रहता है, मैक्सिमम एज 70 ईयर। तो ध्यान रखिएगा सेबी में 65 ईयर है, यहाँ पे 70 ईयर है और 2 टर्म मिलेंगे 5 + 5 ईयर। नेक्स्ट उसके बाद डिस्क्वालिफिकेशन के सैट के मेंबर की, अगर आप एरडा के मेंबर हो, किसी भी पेंशन फंड रेगुलेटरी अथॉरिटी के मेंबर हो, तो उस केस में 2 साल का कूलिंग पीरियड लगेगा आप पे, तभी आप सैट के मेंबर बन सकते हैं। नेक्स्ट हमारा रेजिग्नेशन के ग्राउंड्स, रिमूवल के ग्राउंड सेम ही है जो मैंने आपको पहले बताए थे, इंसॉल्वेंट, कन्विक्टेड, अनसाउंड माइंड या डिसरिप्यूटेड पोजीशन, तो वो सब सेम है। नेक्स्ट उसके बाद रेजिग्नेशन कब माना जाएगा इफेक्टिव, तो 3 महीने, या फिर कोई नया आ जाए, या फिर 70 ईयर की एज कंप्लीट होगी विच एवर इज अर्लियर। तो 3 महीने का नोटिस देना होता है, तो 3 महीने सक्सेसर, और 70 ईयर की एज कंप्लीट होगी विच एवर इज अर्लियर। नेक्स्ट उसके बाद रिमूवल के ग्राउंड मैंने आपको बता ही दिए। मिसलेनियस टॉपिक में आपको क्या ध्यान रखना है, कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस कौन सा हो सकता है बच्चे, सिर्फ वो ऑफेंस जिसमें और है या फाइन है, जेल और फाइन और बोथ, या फिर फाइन ओनली। कौन से ऑफेंस कंपाउंड नहीं हो सकते, कंपाउंड मतलब कि आपको रिलैक्सेशन नहीं मिल सकती, जिसमें आपको सिर्फ जेल हुई है, जेल ओनली, या फिर एंड वाला जेल एंड फाइन, मतलब दोनों ही लगेंगे, तो वो ऑफेंस कंपाउंड नहीं हो सकते। नेक्स्ट उसके बाद रिकवरी कैसे करते हैं हम, यहाँ पे बैंक अकाउंट सीज करके, मूवेबल प्रॉपर्टी अटैच करके, अरेस्ट करके उस बंदे को, और रिकवरी ऑफिसर अपॉइंट करके, मतलब उसकी प्रॉपर्टी को बेच के पैसा वसूल कर सकते हैं। रिकवरी कैसे कर सकते हैं, बैंक अकाउंट सीज, पर्सन को डिटेन्ड करके, उसकी प्रॉपर्टी अटैच करके, और रिकवरी ऑफिसर अपॉइंट करके। नेक्स्ट, तो ये था हमारा सेबी, थोड़े जर्नल पॉइंट्स हैं वो आप रीड आउट कर लीजिएगा।
सैबी की पहले हमने की कंपोजिशन, फिर उसके बाद हमने की कि सैबी के मेंबर्स का टेन्योर क्या होता है, उनका रिमूवल का ग्राउंड, मीटिंग कितनी कर सकते हैं, मीटिंग में कौन बैठ सकता है, फिर सैबी की पावर्स देखी अलग अलग तरह की कि वो इन्वेस्टिगेशन करा सकता है, डायरेक्शंस दे सकता है टाइम टू टाइम, सिविल कोर्ट की पावर है, फिर मेजर्स बताए मैंने सैबी के 5 की, वो इम्पाउंड कर सकता है किसी की सिक्योरिटी, रिस्ट्रेन कर सकता है मेंबर्स को, सस्पेंड कर सकता है ऑफिस पीरियड को, सस्पेंड कर सकता है स्टॉक एक्सचेंज को, बैंक अकाउंट सीज कर सकता है फॉर 90 डेज विद द परमिशन ऑफ स्पेशल कोर्ट। फिर उसके बाद हमने आगे देखा कि सैबी रजिस्ट्रेशन करता है, सैबी उसके बाद प्रोस्पेक्टस इशू करता है, सीआईएस स्कीम देखी हमने, सीज डिसीज्ड का टॉपिक देखा, फिर मैन्युपुलेटिव एंड डिसेप्टिव डिवाइसेस देखे, फिर हम पनिशमेंट पे आए जिसमें हमने स्टॉक ब्रोकर पे 3 पनिशमेंट याद की और इनसाइडर ट्रेडिंग की पनिशमेंट याद की। फिर हम आए अपील के पार्ट पे जिसमें सैबी जो एओ की पनिशमेंट है उसको इंक्रीज कर सकता है, डिक्रीज नहीं कर सकता। फिर उसके बाद सैट में मेंबर्स कौन से हैं, प्रिजाइडिंग, जुडिशियल, टेक्निकल, कौन उनको अपॉइंट करेगा, सिलेक्शन कमेटी की कंपोजिशन, इनका टेन्योर 5+5 ईयर मैक्सिमम 70 ईयर, रेजिग्नेशन कब इफेक्टिव माना जाएगा 3 मंथ, सक्सेसर 70 ईयर विच एवर इज अर्लियर। फिर उसके बाद हमने पढ़ा रिकवरी कैसे करेंगे सैबी, अगर कोई बंदा फ्रॉडुलेंट पाया जाता है तो कैसे रिकवरी होगी। तो ये सब है हमारे सैबी एक्ट में जो आपको याद रखना है और क्वेश्चन आंसर कीजिए जिससे और आपको क्लैरिटी मिले कि हम कैसे याद रख सकते हैं। तो आज हमने 2 बड़े चैप्टर किए, फेमा एंड सैबी। दिस इज ओनली अ 1 डे रिवीजन बच्चे, इसलिए मैं मोटा मोटी करवा रही हूँ। हमारे फास्ट ट्रैक बैच में मैं क्वेश्चन आंसर भी कराती हूँ, लेटेस्ट आरटीपी एमटीपी के और स्टडी मैट के, और मेन बैच में तो हम और डीप में चलते हैं। डीप इन द सेंस कि आपको प्रॉपर हर चैप्टर अपने नोट से करवाने के बाद स्टडी मैट से भी कराया जाता है। फिर उसके बाद स्टडी मैट के बाद हम सारे क्वेश्चन आंसर कवर अप करते हैं मैक्स टू मैक्स विद एमसीक्यूज। फिर हम आगे नेक्स्ट चैप्टर की ओर मूव ऑन करते हैं। तो जो हमारा मेन बैच है वो तो मतलब क्रीम है, मक्खन है, बिल्कुल कह लीजिए कि लो और ऑडिट में आपको फिर किसी और चीज की जरूरत ही नहीं है। फास्ट ट्रैक बैच भी बहुत अच्छा है अगर किसी बच्चे ने पहले से पढ़ रखा है तो, विच इज वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर हिम और हर। तो आप नवंबर 22 के लिए फास्ट ट्रैक बैच जल्दी लॉन्च होने वाला है, तो nhctutorial.com पे आप जाइएगा, बैच वहां पे आपको बैच की सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। बाकी मेरा नंबर है ही आपके पास 9499129991, तो इस नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं किसी भी क्वेरी के लिए। मे 22 में आपको कोई क्वेरी है तो आप उसके लिए भी कर सकते हैं। आपको क्लासेस मिल ही रही हैं, शॉर्ट वीडियोस भी मिल रही हैं जिसमें मैं डिस्कस कर रही हूँ कि टेस्ट सीरीज में बच्चे किस तरह की मिस्टेक्स करते हैं, तो सिली मिस्टेक्स आप रिमूव कर सके ताकि उससे। तो अभी भी बच्चे कंबाइंड टेस्ट सीरीज ले रहे हैं मेरी, तो कंबाइंड टेस्ट सीरीज में सिर्फ 5 टेस्ट हैं जिसमें आपका पूरा ऑडिट और लॉ हो जाएगा, तो आप वो भी परचेज कर सकते हैं अगर आपको चाहिए कि मेरा अभी प्रिपेयर हो जाए, अगर आप फर्स्ट ग्रुप कर रहे हैं प्रिपेयर तो। ठीक है, तो ये हमारा हुआ सैबी और फेमा। नेक्स्ट लास्ट चैप्टर रह गया हमारा बिल्कुल लॉ का, विच इज कॉल्ड आईबीसी इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, जिसमें अमेंडमेंट भी है। तो आईबीसी रह गया हमारा, बाकी पूरा लॉ हो चुका है। तो आप लॉ अच्छे से तैयार कीजिए, उसके बाद मैं आपको आरटीपी एमटीपी के क्वेश्चन आंसर एंड एट लास्ट मैं आपको एमसीक्यू की बुकलेट करवाऊंगी, और ये होगा May 22 अटेम्प्ट के लिए यूट्यूब चैनल पे आपके लिए एक गिफ्ट कह सकते हैं। अच्छी क्लासेस हैं तो अपनी तैयारी कीजिए अच्छे से और अच्छा रिजल्ट लेके आइए। थैंक यू।